हेलो एंड वेलकम ऑफिसर्स। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई बिलीव काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 चैप्टर्स को कवर कर लिया है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 जो कि था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और चैप्टर 2 था कॉन्सेप्ट्स ऑफ वैल्यू एंड रिटर्न। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो कि हमारा है लेक्चर 6। लेट्स बिगिन। सिलेबस जैसे कि हमने बोला कि हमारा फर्स्ट और सेकंड टॉपिक दोनों कंप्लीट हो गए हैं। आज हम करेंगे हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन और बाकी के लेक्चर्स हम नेक्स्ट मिलेंगे। टॉपिक 3 इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इसमें सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं? पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग अप्रेजल मेथड्स, टैक्टिकल वर्सेस स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, कैपिटल राशनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग, तो हमने जैसे स्टार्टिंग के लेक्चर में देखा था कि फाइनेंशियल डिसीजंस हमारे 3 तरह के होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो कि बोलता है वेयर टू इन्वेस्ट, जहाँ पे आप ये सोचते हैं लाइक हमने देखा था कि हम रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, कहीं ना करके हम बैंक में एफडी बना दें, तो वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया। फाइनेंसिंग डिसीजन जो कि बताता है कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि पैसा आएगा कहाँ से इन्वेस्ट करने के लिए, आप लोन लेंगे, आप जो है अपनी प्रॉफिट्स को यूज करेंगे, और डिविडेंड डिसीजन जो कि हम आगे इन्वेस्टर्स के साथ अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो क्या है? वो बताता है कि हाउ द फंड्स आर टू बी इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट एसेट्स। देखो कितने सारे एसेट्स हैं, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पे पैसा लगाना है, तो यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना है। जैसे कि हमें पता ही है, हमें वहीं पे डिसीजन लेना होता है जहाँ पे हमारे पास काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। बिकॉज अगर एक ही ऑल्टरनेटिव होगा हमारे पास तो डिसीजन का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो वो चीज़ करनी ही करनी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम क्या देखते हैं कि हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न हमें जहां मिलेगा हम वहीं इन्वेस्ट करेंगे, राइट? तो फाइनेंसिंग डिसीजन ये चार्ट में भी समझाया हुआ है, 3 तरह के होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 तरह के होते हैं, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फाइनेंसिंग डिसीजन कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये हम अपने सिलेबस में नेक्स्ट पढ़ेंगे। डिविडेंड डिसीजन हमारे सिलेबस में है नहीं। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये जरूरी ही क्यों है? रीजन यही है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा स्कार्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो पैसा होगा इन्वेस्ट करने के लिए, मान लीजिए कि वो 100 रुपीज है। सो ये एक स्कार्स रिसोर्स है, तो हम ये चाहते हैं कि इस पैसे को वहां पे लगाएं जहां से हमें ज्यादा रिटर्न्स मिल सके। ठीक है, सो आपको चूज करना पड़ेगा कि कहाँ पे पैसा लगाऊं कि मुझे ज्यादा पैसे मिले। अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म, एक होती है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म है, आपने बोला कि मैं कोई मशीनरी खरीद के काम शुरू कर देता हूँ। शॉर्ट टर्म हो गया, आप बोलते हैं कि यार ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं बाजार से होलसेल में कुछ खरीद लेता हूँ और फिर हम उसको आगे बेच देता हूँ। ठीक है, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई। नेक्स्ट आता है मीनिंग क्या है कैपिटल बजटिंग का। बेसिकली जो हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं ना, उसी को हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, जो कि हमारा लॉन्ग टर्म होता है, बिकॉज जो शॉर्ट टर्म होता है वो वर्किंग कैपिटल डिसीजंस में आ जाते हैं। आपको जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो इन्वेस्टमेंट को नॉर्मली ही हम लॉन्ग टर्म वे में सोचते हैं। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। यहाँ पे आप डिसाइड करते हैं वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जिसकी इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज इतनी ज्यादा रिवॉर्डिंग ना हो, राइट? इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बजटिंग, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है? वही है कि हमारे 3 तरह के डिसीजन होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, और जो लॉन्ग टर्म होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। फीचर्स क्या है कैपिटल बजटिंग के? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ पे काफी हाई वैल्यू एक्सपेंडिचर होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्लांट सेटअप करना है, आप एक मशीनरी ले रहे हैं, तो उसमें काफी पैसा लगता है, तो इसमें हमेशा ह्यूज फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हाई डिग्री ऑफ रिस्क, ऑब्वियसली आप कहीं पे प्लॉट खरीद के कहीं पे आप वहाँ पे काम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे काफी रिस्की होता है कि भाई पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, आपको सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, लेबर मिलेगी नहीं मिलेगी, तो हमेशा ये काफी रिस्की होता है। अफेक्ट्स फ्यूचर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, ये आपके फ्यूचर जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है उसको भी अफेक्ट करता है
जैसे कि टाटा थे, उन्होंने नैनो को पहले वेस्ट बंगाल में लगाना चाहा, वहां नहीं लगा, फिर वो वहां से निकले, तो कहीं ना कहीं उनको लॉस तो हुआ ही होगा ना वहां पे। नेक्स्ट है डिफिकल्ट डिसीजन, कि आपका ये फ्यूचर डिपेंडेंट होता है डिसीजन, तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है। जब भी आपको कुछ फ्यूचर के बारे में सोचना है तो आपको काफी समझदारी दिखानी पड़ेगी, काफी सारे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, तभी आप डिसीजन लेंगे कि यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। एस्टिमेशन ऑफ लार्ज प्रॉफिट, अब आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो आप देखते हैं कि पैसा कितना मिलेगा। अगर आपने 100 रुपए लगा दिए हैं तो वहां से आपको इनकम कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, वो भी आपको एस्टिमेट करना पड़ता है। फिर आता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जो डिसीजन हमने आज लिए हैं इसका जो रिजल्ट आपको अगले ही दिन नहीं लग जाएगा, लेकिन रिजल्ट आने में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लॉट ले लिया, जैसे कि टाटा का ही देखिए, उन्होंने नैनो लगा तो लिया गुजरात में, उसको काफी प्रमोट भी किया, लेकिन क्या वो इतना इफेक्टिव था, इतना प्रॉफिटेबल था? वो उनको उस टाइम पे तो लगा था प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में जब एक्चुअल में वो इम्प्लीमेंट हुआ, नैनो लॉन्च हुई, उसके बाद उनको पता चला कि ये इतना इफेक्टिव नहीं था। तो सिग्निफिकेंस क्या है कैपिटल बजटिंग का? एक तो यही है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं इसके, तो आपको बहुत ही ध्यान में रखना पड़ता है। सब्सटेंशियल कमिटमेंट्स होते हैं कि छोटी-मोटी अमाउंट की बात नहीं हो रही है, बहुत बड़ी-बड़ी अमाउंट लगती है यहाँ पे। इरिवर्सिबल डिसीजन, अब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मैं नैनो का प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, तो आप उसको बार-बार रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये एक इरिवर्सिबल हो जाते हैं और ये आपकी कैपेसिटी और स्ट्रेंथ टू कम्पीट को भी अफेक्ट करती है, ठीक है? तो मतलब कैपिटल बजटिंग में क्या है कि आप परचेज करें लॉन्ग टर्म एसेट्स को, और ये जो डिसीजन है ये आपके फ्यूचर सक्सेस को डिटरमाइन भी करता है। और अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो आपकी जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू है वो ये भी मैक्सिमाइज करेगा। ओके, फिर आता है प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज क्या है कैपिटल बजटिंग में। सबसे पहला तो यही है कि फ्यूचर अनसर्टेनिटी है, कि हमें मालूम ही नहीं है। फॉर एग्जांपल यही कि टाटा ने वेस्ट बंगाल में प्रोजेक्ट लगाना चाहा, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ऐसी आ गई कि वहां से उनको निकलना पड़ा। फिर टाइम एलिमेंट भी होता है, बाय द टाइम आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ, वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं तेजस के केस में, ये हमारा मल्टी एयरक्राफ्ट है हमारा, जिसको काफी डिले हो गया, 5th जनरेशन भी, अब तो काफी सारे नए एयरक्राफ्ट भी आ गए हैं। फिर मैनेजमेंट प्रॉब्लम, मैनेजमेंट प्रॉब्लम है कि कैश इनफ्लोज को आप सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते हो कि मैं अगर आज 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आपको 2 साल के बाद वो 120 रुपए बन जाएंगे, बिकॉज काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अभी कोविड केस के कोविड आ गया तो सारी मैन्युफैक्चरिंग हमारी ठप पड़ी है। तो ये हमारी डिफिकल्टीज है कैपिटल बजटिंग में। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स क्या है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के, कि कौन से डिसीजंस को हम कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस बोलते हैं। हमने बोला जो भी लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं वो हमारे कैपिटल बजटिंग के हैं। जैसे कोई कंपनी एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई करना चाहती है, जैसे रिलायंस ही है, वो पहले पेट्रोलियम में गई, रिफाइनरीज में गई, फिर वो टेलीकम्युनिकेशन में आ गई, तो इतना पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो एक एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन आ गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जहाँ पे आपने चूज करना है ए और बी, दोनों में से जो बेटर है। इसमें आ जाता है कि चूज द बेस्ट, कि अपने बेस्ट को चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंटिजेंट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करता है काफी सारी चीजों के ऊपर। जैसे कि एलन मस्क ने बोला कि टेस्ला इंडिया में आ रही है, तो वो आएगी या नहीं आएगी वो एक्चुअली में डिपेंड करता है कि इंडिया की सिचुएशन कैसी है। रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, आप अपनी जो है टेक्नोलॉजी को अपडेट करना चाहते हैं, आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसमें भी काफी आपको पैसा लग जाएगा। जैसे कि अभी हमने बोला था कि जो हमारा BS4 था फ्यूल मॉडल, अब वो 6 में चला गया, तो इसमें काफी पैसा लगेगा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन की हमारी। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट है, ये सिंपल ही है कि प्रोजेक्ट में लगाना है हाँ या ना, बी में लगाना है हाँ या ना, इन दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। R&D के प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि हमने अपनी ये वैक्सीन बनाई थी कोविड के लिए, तो ये सारे R&D है, ये इसमें काफी पैसे इन्वॉल्व है और अनसर्टेनिटी भी है कि उसका हमें मिलेगा भी रिजल्ट या नहीं। और मिसलेनियस प्रोजेक्ट्स जो भी हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अप्रेजल मेथड्स। अब कैपिटल बजटिंग को किया कैसे जाता है, हमें ये तो पता है कि हमें वो इन्वेस्टमेंट को चूज करना है जो कि हमें ज्यादा प्रॉफिट दे, लेकिन वो हम डिसाइड कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 लोग आए, वो बोल रहे हैं कि भैया हमारे प्रोजेक्ट में लगाइए, वो कह रहा है मेरे प्रोजेक्ट में लगाओ। आप कैसे डिसाइड करोगे किसका प्रोजेक्ट ज्यादा बेटर है? तो इसमें कुछ टेक्निक्स भी हैं जो कि 2 तरह की है, एक है ट्रेडिशनल, एक है मॉडर्न। ट्रेडिशनल टेक्निक्स हमारी 2 तरह की हैं, पहला है पे बैक पीरियड, दूसरा है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न
मॉडर्न है, ये बेस्ड है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स भी। ठीक है, ये हमारी चार तरह की है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये क्या है, हम इनको आगे देखते हैं। पेबैक मेथड बेसिकली क्या होता है, इसमें हम टाइम कैलकुलेट करते हैं कि जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाई है वो कितने टाइम में रिकवर हो जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप जो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है वही चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10,000 रुपए है, आप आज लगा रहे हो, आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए क्या कह रहा है कि आपको पहले साल वो 2,000 रुपीज वापस कर देगा, दूसरे साल 3,000 वापस कर देगा, तीसरे साल 5,000 वापस कर देगा। प्रोजेक्ट बी कौन सा कह रहा है, पहले साल वो 6,000 दे देगा, दूसरे साल वो 4,000 दे देगा। तो इसका जो पेबैक पीरियड है वो है 3 साल, इसका जो पेबैक पीरियड है वो है 2 साल। तो कौन सा चूज करेंगे, ऑब्वियसली जहां से आपको पैसा जल्दी रिकवर हो जाए, सो आप चूज करेंगे प्रोजेक्ट बी। ठीक है, तो हमने बोला क्योंकि इसकी शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है वो हमने चूज कर लिया। इस मेथड का जो नेगेटिव है वो यही है कि जो आफ्टर पेबैक पीरियड इन्फ्लोज है उसको ये इग्नोर करता है। मान लीजिए इसका आफ्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है, और थर्ड ईयर में ये खत्म हो गया, जबकि ये फोर्थ ईयर में भी आपको आगे 10,000 रुपए दे रहा है। ठीक है, इवन ये फिफ्थ ईयर में भी आपको 2,000 रुपीज दे रहा है। तो अगर आप एक समझदार इंसान होंगे तो आप जरूर आप इनको भी कंसीडर करेंगे कि यार ये पैसे तो ज्यादा दे रहे हैं, चाहे थोड़ा लंबा पेबैक पीरियड है, तो वो ये कैलकुलेट नहीं करता है। दूसरा है कि ये सैलवेज वैल्यू को इग्नोर करता है। सैलवेज वैल्यू होता है जैसे कि एक मशीनरी आपने दी 10,000 की, डेप्रिसिएशन हो गई इसके 10 साल में, खत्म हो गया, लेकिन खत्म होने के बाद भी उसकी जो सैलवेज वैल्यू है वो 1,000 निकल के आ रही है, तो ये इसको ये काउंट नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना एक प्रॉफिटेबिलिटी रेट निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, आपने क्या करना है, आपका जो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, एवरेज अगर वो, क्योंकि ऑब्वियसली जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है वो आपको 2, 3, 4 साल, 10 साल, उतने टाइम पीरियड में आपके कैश इनफ्लोज होंगे, तो हम उन सबको एक एवरेज लेंगे। तो आपने एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया, उसके डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है आपकी, इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें देखा कि अगर किसी का एवरेज प्रॉफिट 18,000 है, उसकी इन्वेस्टमेंट 90,000 की थी, तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेट है 20%। तो इस केस में आपका डिसीजन क्राइटेरिया क्या होगा, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी हायर है, अकाउंटेबिलिटी प्रॉफिट ज्यादा है, वो आप चूज कर लोगे। इसका नेगेटिव क्या है कि प्रॉफिट की डेफिनेशन हमारी वेरी करती है, कहीं हम आफ्टर टैक्स लेते हैं, कहीं हम बिफोर टैक्स लेते हैं, तो एक ये इसमें इश्यू रहता है। दूसरा है कि टाइम वैल्यू को इग्नोर करती है। टाइम वैल्यू यही है कि आपको एक जगह पैसा आपको पहले ईयर में मिल रहा है, दूसरी जगह आपको पैसा तीसरे साल में मिल रहा है, तो वो ये कंसिडर नहीं करते हैं। थर्ड, ये भी सैलवेज वैल्यू को इग्नोर करता है। नेक्स्ट है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने पिछले स्लाइड्स में भी देखा था, वो क्या होता है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ इज इक्वल टू एनपीवी, राइट। सो यहीं पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, उसका डिफरेंस है। तो जो प्रोजेक्ट का हमारा पॉजिटिव एनएवी होगा वही हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं तो जिसका हायर एनपीवी होगा हम वो कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट है, आउटफ्लो है उसका 100, ठीक है, वो 0 ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है। हमने पिछले में देखा था कि प्रेजेंट वैल्यू को कैसे निकालते हैं, हम इनफ्लोज को हम डिवाइड कर देते हैं डिस्काउंटिंग रेट के साथ में। ठीक है, तो 0 की पावर एनीथिंग हैविंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो हमारा पीवीसीआई सीओ जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब अगर सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में हमारा जो कैश इनफ्लो था वो अगर 120 था, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 को हम 10% से डिस्काउंट कर देंगे, जिसकी वैल्यू आ गई 109। तो एनपीवी क्या हो जाएगा, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, मतलब कि 9, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कि हमें वो प्रोजेक्ट चूज कर लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बेसिकली हम एनपीवी को हम जब निकालते हैं हमें डिस्काउंटेड जो क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन आईआईआर में क्या करते हैं, हम खुद से एक डिस्काउंट रेट निकालते हैं, जो कि वो रेट होता है जहाँ पे एनपीवी हमारा 0 हो जाता है। जैसे कि, और इसमें जिसका हायर आईआरआर है वो हम चूज करते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट 1 में हम देखते हैं, उसका एनपीवी हमने 15% पे निकाला है 120, 16% पे निकाला है -50। तो आईआरआर क्या होगा कि जो आपका लोअर रेट होगा
plus positive NPV divided by positive NPV minus negative NPV into higher rate minus lower rate. This is for rate and H is for higher rate. तो यहाँ पे लोअर रेट 15% था, प्लस हमने ये सॉल्व की इक्वेशन, ये 1 आ गया, तो हमारी जो वैल्यू आ गई IRR की वो हो गई 15.70. नेक्स्ट है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ये सिमिलर टेक्निक है बट इसमें जो डिफरेंस है वो ये है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम कैश आउटफ्लो को 0 टाइम पीरियड में निकाल लेते हैं, जो इनफ्लोज हैं इनको हम क्यूमुलेटिव निकाल लेते हैं, फिर हम उनको डिस्काउंट कर देते हैं. मतलब कि अगर आपका ईयर 1 में 100 रुपीज था, ठीक है, तो उसका जो प्रेजेंट वैल्यू आपने उसकी आपने फ्यूचर वैल्यू निकाली उसकी कि फ्यूचर वैल्यू 10 साल के बाद वो 110 हो जाएगा. दूसरे साल अगर वो 90 रुपीज था, आपने इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाली 99, आपने इसको टोटल किया तो आपको क्यूमुलेटिव वैल्यू आ गई. फिर आपने इसको डिस्काउंट कर दिया टू 0 ईयर, और यहाँ पे आपका जो 0 ईयर में होगा, जिस रेट पे वो डिस्काउंट होके आपकी NPV 0 हो जाएगी, वो हमारा MIRR हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेसिकली जो आपका प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लोज का डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, वो आपका जो है PVCI होता है, राइट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी आपका रिक्वायर्ड है. इसका डिसीजन रूल है अगर इट इज ग्रेटर देन 1. फॉर एग्जाम्पल ए प्रोजेक्ट है, उसका PVCI हमारा 100 है, PVCO हमारा 50 है. ठीक है, तो PI क्या हो जाएगा 100/50 2. दूसरा प्रोजेक्ट है PVCI 90 है, PVCO 100 है, तो इसका PI क्या हो जाएगा 90/100 माइनस 90. तो डिसीजन रूल क्या है, एक्सेप्ट. अगर PI ग्रेटर देन 1 है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको रिजेक्ट कर लेंगे. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टैक्टिकल वर्सेस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. बेसिकली क्या होता है, जो स्ट्रेटेजिक मतलब होता है लॉन्ग टर्म और टैक्टिकल का मतलब होता है हमारा शॉर्ट टर्म. ये पैसिव होता है, ये एक्टिव होता है. जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिंग डिसीजंस हैं ये लॉन्ग रेंज के ऊपर बात करता है, और जो टैक्टिकल है वो मार्केट कंडीशंस के साथ. स्ट्रेटेजिक है कि आपने एक बार इन्वेस्ट कर लिया और फिर आपने जैसे 3 साल का लॉक इन हो गया तो आप चले गए. टैक्टिकल है कि आप मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आ रही है उसके हिसाब से अपना प्रोजेक्ट डिसाइड कर रहे हैं, तो वही बताएंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल राशनिंग. कैपिटल राशनिंग, जैसे कि राशनिंग से ही पता चलता है कि हमारे पास कोई चीज है जिसको हम क्या कर रहे हैं, हम उसको बहुत आराम से बहुत समझदारी से यूज कर रहे हैं, हर ऐसे ही फालतू हम नहीं खर्च रहे हैं. तो उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैपिटल राशनिंग होता है, जहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज है, अब आपने देखना है आपके पास प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है, इसमें लगेगा 50 रुपए, इसमें 30 रुपए, इसमें 10 रुपए, डी में 15 रुपए. ठीक है, ऐसे लग रहे हैं. ये आ गया इसमें 20 रुपए. अब आपके पास 100 रुपीज है, अब आपने उनको ऐसे खर्चना है कि आपको बेस्ट रिटर्न्स मिले, राइट. तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे जिससे कि आपके रिटर्न हायर रहे और सारा पैसा भी आपका यूज ना हो जाए. ठीक है, जैसे कि अब आपके पास 100 रुपीज है, या तो आप क्या करेंगे, आप इसको चूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको चूज कर सकते हैं. मतलब कि आपने ऐसे चूज करना है कि आपको बेस्ट पॉसिबल वे में रिटर्न आए. ठीक है, तो आप क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं. आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप इतना ही पैसा लगा सकते हैं. आपको उसी रिस्ट्रिक्शंस में कोशिश करनी है कि आपको वो प्रोजेक्ट चूज करने हैं जो कि ज्यादा प्रॉफिटेबल हो. तो इसको चूज करने का डिसीजन वही है कि आप NPV लगा सकते हैं, PI मेथड लगा सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं. टाइप्स क्या है कैपिटल राशनिंग के, बेसिकली 2 मेथड है हमारे. एक है हार्ड कैपिटल राशनिंग, दूसरा है सॉफ्ट. हार्ड में है कि आपको बाहर से ही पैसा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आप प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं लगा सकते हैं. ठीक है, आपके एक्सटर्नल आपके पास पैसा नहीं आ रहा है. सॉफ्ट में है कि आपकी कंपनी ही है, उसके पास अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, कंपनीज ने ही आगे डिवाइड कर दिया कि हम आपको इतना रुपए ही देंगे, आप इसके बेसिस के ऊपर ही डिसाइड कीजिए. ठीक है, तो ये आता है राशनिंग क्योंकि इंटरनल पॉलिसीज ऑफ कंपनी की वजह से. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल अब एक्स कंपनी है, उसके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है. ठीक है, उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स ले लिए जो कि वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, मैनेजमेंट बोला कि कैप लगाओ कि भैया इतने प्रोजेक्ट्स को हम नहीं कर सकते हैं,
तो इसलिए वो क्या करेंगे, कुछ ही प्रोजेक्ट्स को चूज करके ज़्यादा टाइम देके उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नीड क्या है कैपिटल राशनिंग की? पहला तो वही है कि लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स रहते हैं तो उनको आसान होता है काम करने के लिए। आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि आप चाहे ए में लगाइए पैसा, बी में लगाइए, सी में लगाइए, वो आपकी मर्जी है। एडवांटेजेस क्या है इसके? पैसे की वेस्टेज नहीं है, आप बिल्कुल सोच समझ के पैसा लगा रहे हैं, कम प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। रिटर्न्स आपकी हाई रहते हैं बिकॉज आप वही प्रोजेक्ट्स को चूज करते हो जो कि ज़्यादा पैसे देंगे आपको। ज़्यादा स्टेबिलिटी भी है, थोड़ी सर्टेनिटी के साथ आप काम कर रहे हैं क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से सोचना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ पैसा लगाएं कहाँ ना लगाएं। एक एफिशिएंट कैपिटल मार्केट की थ्योरी होती है जो कि ये कहती है कि हमेशा आप कोशिश कीजिए कि कोई भी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी हाथ से ना जाए, तो वो भी इसमें पॉसिबल नहीं है। अनमैक्सिमाइजिंग वैल्यू, क्योंकि आपके पास कम पैसे हैं तो आप उन प्रोजेक्ट्स को चूज कर लेते हैं जिसकी एनपीवी जो है कम होती है। ठीक है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं, आप सारे प्रोजेक्ट्स को भी टेक ओवर नहीं कर सकते, आपको कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स को ही सॉल्व करना पड़ जाता है। लास्ट टॉपिक है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पहला तो ये जो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कि हमारे प्रोजेक्ट से कितना पैसा आ रहा है और जा रहा है, जो कि डिसाइड करता है कि हमें उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना भी है या नहीं लगाना है। सेकेंड है रेट ऑफ रिटर्न। अब जैसे दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक है ए एक है बी, एक का 10% है एक का 12% है, ऑब्वियसली हम पैसा कहाँ लगाएंगे? जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न हमारी ज़्यादा होगी, तो हम बी के ऊपर लगाएंगे। तीसरा है कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया आपने क्या अपनाया हुआ है, तो हमारे क्राइटेरिया के अलग अलग तरीके होते हैं। तो जैसे कि आप एनपीवी मेथड पे लगा रहे हैं, पेबैक मेथड लगा रहे हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट मेथड लगा रहे हैं, तो जो भी मेथड आपका होगा उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में लगेगा कौन से नहीं लगेगा। कुछ टर्म्स हैं हमारी कैश फ्लोज। कैश फ्लोज का मतलब क्या है? कैश मूवमेंट क्या क्या चल रही है, और ये निकालते कैसे हैं? बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दिस इज नॉन कैश एक्सपेंसेस वो हम ऐड करते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कोई है तो हम वो माइनस करते हैं। ठीक है, कैश जनरली नॉन कैश में हमारा डेप्रिसिएशन ही होता है जो कि क्वेश्चन में दिया होता है। तो ये कैश फ्लोज इनफ्लोज भी होते हैं और आउटफ्लो भी होते हैं। ये इनफ्लो मतलब बेनिफिट, आउटफ्लो मतलब कॉस्ट आपकी। सेकेंड टर्म हमारा है अकाउंटिंग प्रॉफिट, जो कि नॉर्मली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो कई बार ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और कैश फ्लो में क्या फर्क है, तो हम वो देखते हैं। जैसे कि सेल्स है हमारी 1 लाख की, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 60,000 की, डेप्रिसिएशन है हमारी 15,000 की, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 25,000। अगर टैक्स मेरा 40% है तो 40% टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 15%, जो कि हमारा नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर हमें कैश इनफ्लो निकालना है तो हमें पता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमने जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो क्या है? डेप्रिसिएशन। तो हम जो ये वैल्यू निकाली है इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कैश इनफ्लो। एक और टर्म है कि जो हम कैपिटल बजटिंग में जो कैश फ्लोज है उनको हम इंक्रीमेंटल टर्म्स में लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ उन्हें कैश फ्लो कंसीडर करते हैं जो कि प्रोजेक्ट के एक्सेप्ट होने की वजह से इनकर हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि रेलिवेंट कैश फ्लो, जैसे कि आपने कोई मशीनरी खरीदी, उस खरीदने की वजह से आपको एक सुपरवाइजर लगाना पड़ रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, तो वो जो सुपरवाइजर के ऊपर खर्चा हो रहा है वो हमारा कैश आउटफ्लो हो जाएगा, जो कि पहले नहीं था इंक्रीमेंटल टर्म में। और अगर हमारे पास पहले भी एक सुपरवाइजर था और अब भी नई मशीनरी में भी वही सुपरवाइजर लगेगा, तो ये एक स्टैटिक खर्चा है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में। ठीक है, तो इसको नहीं कंसीडर करते हैं, जो नया होता है उसे कंसीडर करते हैं और उसको ही हम इंक्रीमेंटल कैश फ्लो बोलते हैं। अब हम देखते हैं एमसीक्यूज, बिकॉज हमने जो सारे टॉपिक्स हैं हमारे वो कवर कर लिए हैं। पहला है कौन सी टेक्निक को आप यूज नहीं करेंगे अगर अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को निकालना है। तो हमने स्टार्टिंग में जब देखा था ट्रेडिशनल मेथड जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंक्लूड नहीं करता है, ये दो थे, एक पे बैक पीरियड, एक है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो हमारे इसमें हमने देखा IRR तो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आता है,
एनपीवी भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आता है। डिस्काउंटेड कैश पेबैक मेथड, जो भी डिस्काउंटेड वर्ड कहीं पे आ गया तो वो हमेशा ही टाइम वैल्यू को कंसीडर करके आता है, तो वो भी आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल कैश पेबैक मेथड। नेक्स्ट है कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस डील्स विद, हमें पता ही है, हमने पढ़ा ही था कि लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजंस में ये नहीं आता है, दोनों ये हो नहीं सकते, नीदर ये हो नहीं सकते, तो हमारा आंसर है 1। नेक्स्ट इज कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस आर रिवर्सिबल, दिस इज टोटली रॉन्ग। आपने एक बार पैसा लगा लिया तो आप तुरंत थोड़ी वापस ले सकते हैं। इरिवर्सिबल, दिस इज ट्रू। अनइम्पॉर्टेंट, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है आगे की फर्म की जो फ्यूचर है वो इन्हीं डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है। ऑल ऑफ द अबव, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कैपिटल बस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट, हमने पढ़ा भी था। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, नो, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, नो। कैपिटल स्ट्रक्चर, ये हमने पढ़ा था, ये फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन क्राइटेरिया विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टू एक्सेप्ट प्रोजेक्ट इफ, तो इसमें हमने देखा ही था कि जो पीआई है इट शुड बी ग्रेटर देन 1, तो जो हमारा ऑप्शन है वो बन जाएगा। नेक्स्ट इज डैश ऑफ ए प्रोजेक्ट इज सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, तो ये क्या कह रहा है? पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ क्या होता है? तो वो हमें मालूम है कि वो एनपीवी होता है, तो हम वो चूज कर लेंगे। नेक्स्ट है ए साउंड कैपिटल बस्टिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन, हमने देखा कि इट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज, जो कि इनफ्लो और आउटफ्लो के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट इज कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस आर बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, नो। इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, यस, हमने लास्ट में अपनी स्लाइड में देखा था। इंक्रीमेंटल एसेट्स, नो। कैपिटल, नो। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर 3 इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें मैंने जो हमारे 5 टॉपिक्स है उनको थोड़ा होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आपको कुछ भी इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको कुछ भी डाउट चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, सो दैट वी कैन स्प्रेड नॉलेज ऑन आवर पार्ट, बिकॉज sharing is caring. Till then, take care. Bye bye.